अब चलते हैं सीडीएस का बॉम्बशेल। हमारे सीडीएस अनिल चौहान साहब ने, फॉर्मर सीडीएस अनिल चौहान साहब ने बहुत सेंसेशनल रेवलेशन आज की है ऑपरेशन सिंदूर को लेके, बट गागर में सागर भरने वाला विषय पर मैं जल्दी जल्दी से आपको बताऊंगा क्या क्या रेवलेशन थी। सबसे पहले उन्होंने कहा कि जो सीडीएस का पोस्ट बना, इसने बहुत जबरदस्त काम किया, तीनों एयरफोर्स, आर्मी और नेवी को एक साथ लाया और तीनों ने एक साथ मिलकर आघात किया। ये पहला स्टेप था। मैं आपको आसान शब्दों में समझाने का प्रयास करूंगा। दूसरा स्टेप था, जब हमने मोबिलाइजेशन इतनी बड़ी की, हमने मोबिलाइजेशन इतने बेहतरीन तरीके से की कि पाकिस्तान को इसकी हवा तक नहीं लगी कि हमने मोबिलाइजेशन क्यों की, कैसे की। अगर हम मोबिलाइजेशन करते, पाकिस्तान को पता लगता, वो भी मोबिलाइजेशन करता, फिर मोबिलाइजेशन इतनी इफेक्टिव नहीं रहती। मैंने एक आर्टिलरी कमांडर का एक इंटरव्यू पढ़ा था। उन्होंने कहा कि मेरी यूनिट को 1,500 मील दूर थे वो साइड से, उनको बोला कि मोबिलाइज करो। जब उन्हें बोला मोबिलाइज करो और उनको ये बोला कि आप अपने सेकंड इन कमांड को भी नहीं बताओगे क्यों मोबिलाइज करनी, और आप ऐसे मोबिलाइज करो, तैयारी करो, हम आपको कभी भी मोबिलाइजेशन का ऑर्डर देंगे। तो अब उन्होंने कहा यार मैं आप कैसे मोबिलाइज करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो कह रहा, मैंने बोला अच्छा ठीक है। मैंने अपनी यूनिट को बोला एक बहुत बड़े जनरल साहब आ रहे हैं, मतलब वेरी हाई ऑफिसर इज कमिंग, हमारी मोबिलिटी की प्रिपरेशन सीखने, मोबिलिटी की तैयारी करो, 6 घंटे बाद मैं फर्स्ट ट्रायल देखूंगा। तो लोग भाई, लोग कह रहे हैं अभी सीओ साहब को क्या हो गया, अचानक क्या हो गया। तो किया, कह रहे हर 6-6 घंटे बाद में ट्रायल देखता रहा और मैं जाके अपने ऑफिस में ये कैलकुलेट करता रहा, इतना बड़ी मोबिलिटी पहली बार हुई। वेरी स्पेशलाइज्ड आर्टिलरी डिवीजन एंड दे हैव सम वेरी स्पेशल गन्स। ये इतना मैं जरूर कहूंगा, बहुत स्पेशल गन्स है। उनकी स्पेशलिटी क्या है, उनकी मारक रेंज क्या है, भाई मुझे भी नहीं पता। अगर मुझे पता होगा भी नहीं, मैं बताऊंगा नहीं, बिकॉज दैट्स अ नेशनल सिक्योरिटी इशू एंड दे आर वन ऑफ द सीक्रेट वेपन्स ऑफ द इंडियन आर्मी। और पाकिस्तान पे वो कहर वर के टूटे और पाकिस्तान की ऐसी तैसी करी। अब जब मोबिलाइजेशन की बारी आई तो मोबिलाइजेशन के विकल्प है, क्या बाय रोड जाओगे, बाय ट्रेन जाओगे या बाय एयर जाओगे। अगर बाय रोड जाओगे तो मोबिलाइजेशन की टेक्निक अलग है, अगर बाय ट्रेन जाओगे तो मोबिलाइजेशन की टेक्निक अलग है, अगर बाय एयर जाओगे तो मोबिलाइजेशन की टेक्निक अलग है। सीओ साहब अपने ऑफिस में बैठ के समीकरण, किसको भेजूं, क्या भेजूं, कैसे करूं, क्या करूं। फाइनली टाइम आ गया कि मोबिलाइज करो, 5 घंटे में, 4 घंटे में मोबिलाइज करो। तो सीओ साहब ने जिन लोगों को भेजना था उनको बुलाया, उनके फोन रखवाए, बोला आपको एक्सरसाइज के लिए भेजा जा रहा है और आप घर फोन नहीं करेंगे। सीओ साहब ने खुद घर फोन नहीं किया और आप जब वहां पहुंचेंगे तो फिर आपको आगे के इंस्ट्रक्शन देंगे, फोन यहां जमा करो, काम खत्म। तो इनको भेजा गया, लोग वहां पहुंचे। अगले दिन साहब सीओ साहब को फोन आता, कहता आप आइए अगली फ्लाइट से। तो वो पहुंचे, अगेन उन्होंने घर में यही बोला कि कहीं एक्सरसाइज है। जब वहां पहुंचे तब तक भी लोगों को पता है एक्सरसाइज हो रही है, और जब एग्जैक्टली स्पॉट्स ढूंढे गए कि कहां से अटैक करना है, हम पे कहां से कम रिटेलिएशन आएगा और हमारी गन कहां इफेक्टिव होगी, वो कई सारे स्पॉट्स ढूंढे गए एनिमी के खिलाफ। तब जब वो स्पॉट्स ढूंढे गए, फिर जब सैंड बैग्स लगाए गए ताकि आने वाले स्प्रिंट, देखिए आप आर्टिलरी तो आपके आसपास गोला आएगा, तो गोला आएगा तो स्प्लिंटर्स आएंगे, स्प्लिंटर्स से कैसे बचे जाए, रेत के सैंड बैग्स के दीवार लगाई गई, फोर्टिफिकेशन किया गया। जब फोर्टिफिकेशन किया, फिर वो गश्त कर रहे थे, सिक्योरिटी लगा रहे थे, तब भी यूनिट को ये नहीं पता था कि इज इट अ मॉक ड्रिल और इज इट रियल सिचुएशन। और जब फिर फाइनल आदेश मिला कि 1:05 पे, 1:20 पे पाकिस्तान पे अटैक करना है, तब जाके उन्होंने यूनिट को कहा इट इज नॉट अ मॉक ड्रिल, इट्स अ रियल सिचुएशन, वी आर अटैकिंग पाकिस्तान। तब तक ये कहा भी नहीं था। इस लेवल का मोबिलाइजेशन हुआ, जबरदस्त। और कुछ पॉइंट आपको बताता हूं, कोई सोशल मीडिया यूज नहीं किया गया। सोशल मीडिया आपके आपको फुटप्रिंट्स होते हैं, ये CIA, MSS, ये सब आपके सोशल मीडिया और कुछ नंबर्स को ट्रैक करती है कि उनका फुटप्रिंट कहां, वो कहां है। इनके पास भी संसाधन है। भारत ने एक 8,000 फोनों का, इनक्रिप्टेड फोनों का लॉट बनाया था और सब इंपॉर्टेंट लोगों में वो फोन बांटे गए। उन्हीं एनक्रिप्टेड फोनों के माध्यम से सारा कम्युनिकेशन हुआ। तो इसका फुटप्रिंट कहीं नहीं आया, कोई सोशल मीडिया फुटप्रिंट नहीं था। फैमिलीज को पता नहीं था कि बंदे कहां डिप्लॉयड है, कहां लड़ रहे हैं। जब तक युद्ध शुरू नहीं हुआ किसी को नहीं पता, नो बडी न्यू। तो ऐसे ही कई सारे आपने किए। सबसे बड़ा चैलेंज क्या था? सबसे बड़ा चैलेंज था कि जो हमारे फ्रंट पे ट्रूप्स डिप्लॉयड थे, वहां के कमांडर ऑफिसर उसका खून बोल रहा था। कहता साहब हमें आदेश दो, पाकिस्तानियों की गर्दन काट के लानी है। बोला भाई रुको। कह रहा है मेरे लिए डिप्लॉयमेंट चैलेंज नहीं था, मेरे लिए चैलेंज था डिप्लॉयमेंट को अंडर द रडार रखना। और जो मेरे फॉरवर्ड के लोग हैं वो कह रहे हमें मौका दो साहब, हम जाके पाकिस्तानियों की गर्दन काट के लाएंगे, इन्होंने ऐसा हमारे साथ किया। बट उनको रोकना, उनको बोला नहीं, अगर आप उनको फॉरवर्ड मूव करोगे तो पाकिस्तान एकदम समझ जाएगा, तो आपको उनको फॉरवर्ड मूव नहीं कर।
पॉइंट नंबर 3, बालाकोट की टेक्निक अलग थी, उरी की टेक्निक अलग थी, और यहाँ की टेक्निक अलग थी। यहाँ we used low air spectrums like loiters, ammunitions, rockets and beyond visual range means। कह रहे हैं कि भाई उरी हम सर्जिकल स्ट्राइक हमने we went by land, Balakot we went by air, so this time we choose between high land and the high air। हमने intermediate range में गए और अपना काम किया। तो by that time we have got scalps, we have got other missiles जो beyond visual range हमें ठोकने में मदद करेंगे। पाकिस्तान कहाँ धोखा खा गया? पाकिस्तान got those what do you call them, एयर डिफेंस सिस्टम HQ9 एंड 19 की, वो एयर से आएंगे, हम एयर से गए ही नहीं। तो एंड बाय द यूक्रेन वॉर में हमने ये सीखा था लॉइटरिंग एम्यूनिशंस, ड्रोन्स वगैरह कितने काम की। तो कैपेबिलिटीज डेवलप भी की थी, कैपेबिलिटीज बनाई भी, और कुछ कैपेबिलिटीज को टेस्ट भी किया हमने। तो एवरीबडी वो हमारे बहुत काम आए। फिर डीआरडीओ स्टेप्ड इन, डीआरडीओ ने हमें कुछ नए वेपन दिए जो अभी टेस्टिंग में थे। तो हमने काफी वेपनों की टेस्टिंग भी पाकिस्तानियों पे की है, मतलब वेपन कामयाब थे। और सबसे बड़ा चैलेंज था इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम बनाना है, एयरफोर्स, नेवी और आर्मी का एयर डिफेंस सिस्टम इंटीग्रेट करना। ये सब चल रहा है। और जब प्रधानमंत्री जी ने पटना में कह दिया था, माननीय मोदी जी ने, कि भाई पाकिस्तान पे अटैक होगा, तब ये डिसाइड था पाकिस्तान की बात लगने वाली। पाकिस्तान कांप रहा था, यूं ठक 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 यूं हो रही थी उनकी ठक, कि भाई पाकिस्तान गया। बट पीछे इतना बड़ा कोऑर्डिनेशन करना था कि भाई तब आपके एयर डिफेंस को कोऑर्डिनेट करना था। बना किस लिए था? यू आर थिंकिंग यू विल बी प्रॉब्लम्स विद हम नॉर्थ यानी कि चाइना, आपकी वेस्ट में प्रॉब्लम्स आ गई। तो नॉर्थ के लिए आपने बनाया था, वेस्ट में डिप्लॉय कर रहा था। अगेन इट हैड टू बी चेंज्ड। और आपकी जो सबसे अच्छी बात थी, मोदी जी जब मिले तो मोदी जी ने कहा कि भाई बदला तो लेना, पाकिस्तान को छठी का दूध याद दिलाना, बट पॉलिटिकल प्रेशर में आप नहीं आएंगे। चूज अ टाइम एंड प्लेस ऑफ योर चूजिंग। आप जगह और टाइम चूज करो, मैं डेट और टाइम नहीं दूंगा। आप टारगेट चूज करो, मैं इंटरवीन नहीं करूंगा। आप ये इंश्योर करें कि कोई भी ह्यूमन एरर या टेक्निकल फेलियर के कारण फेलियर ना हो, और आई नीड प्रूफ ऑफ व्हाट वी हैव डन। ये 4 मेरी शर्तें, बाकी आपको जो करना करिए। आपको पूरी छूट है, पूरा पॉलिटिकल डायरेक्शन है, पाकिस्तान को मजे चुकाना है। मिनिमम सिविलियन कैजुअलिटीज होनी चाहिए, मिनिमम। मैक्सिमम सिविलियन कैजुअलिटीज तो मिनिमम हो। अब गेहूं के साथ गुन पूछ जाएगा तो किसेगा, मिनिमम सिविलियन कैजुअलिटीज हो, ये मोदी जी ने कहा था। तो दीज वर द 3-4 थिंग्स जो इनको बोला था कि भाई आप ये जाके इंप्लीमेंट कर दीजिए, आप ये जाके कर लीजिए, ये इनको बोला गया था। सो दिस इज द थिंग्स व्हिच मोदी जी सेड। तो चौहान साहब कहते हैं ऐसा क्लियर पॉलिटिकल डायरेक्टिव, ऐसा क्लियर पॉलिटिकल विजन, ऐसा क्लियर पॉलिटिकल गोहेड हमें कभी मिला ही नहीं था। हैंड्स वर कंप्लीटली फ्री। अब मैं भारत सरकार से निवेदन करता रहा पिछले साल तक, साहब कैपेक्स दीजिए। तब तक मोदी जी ने 4 स्पेशल प्रोक्योरमेंट दे दी थी। 4 स्पेशल प्रोक्योरमेंट से काफी हथियार आ गए थे। और जब ये युद्ध हुआ तो 2 स्पेशल प्रोक्योरमेंट्स और अप्रूव कर दी राजनाथ सिंह जी ने, कि अगर आपको और हथियार लेने ले लीजिए, ताकि मतलब क्विक विंडो में हम हथियार एक्वायर करें। तो लगभग ऑपरेशन सिंदूर तक 6 स्पेशल प्रोक्योरमेंट विंडोज फॉर कैपेक्स ओवर एंड अबाउट डिफेंस बजट भारत सरकार ने दे दी थी। फिर टारगेट्स का चयन हुआ तो राजनाथ सिंह जी ने कहा यार भावलपुर तो चाहिए, तो बहुत बड़ा टारगेट है, भावलपुर चाहिए तो आपको एयरफोर्स यूज करनी पड़ेगी, वहां तक लॉइटरिंग एम्यूनिशन वगैरह नहीं जाएंगे। तो फिर एयरफोर्स ला गया। कोई भी ऐसा टारगेट नहीं था जिसको भारतीय फौज ने कहा साहब ये नहीं होगा, हमारे पास ये हथियार नहीं, ये हथियार नहीं, ये हथियार नहीं, अगर ये होता हो तो हम ये करते हैं। ना आप टारगेट बताइए सर, विल गो एंड हिट इट। ये भारतीय फौज का जज्बा है, ये जुनून है कि आप टारगेट बताओ, पाकिस्तानियों की गर्दन काट के ले आएंगे, बताओ किसकी चाहिए, कितनी चाहिए। तो दिस इज व्हाट दे सेड कि हम जाके वो पाकिस्तान को अंदर जाके ठोकेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं, आप बताइए कितने हथियार चाहिए। तो बिल्कुल ये हुआ, और बिल्कुल रणनीति बनाई गई, और सैटेलाइट इमेजरी का यूज किया गया। एक एक टारगेट को कहीं बार स्टडी किया गया। मान लीजिए कंपाउंड है, अब उसमें कई सारी बिल्डिंग्स है, एक कैंप है। अब यार 6 बिल्डिंग है वहां पे। अब 6 बिल्डिंगे आपकी, अब खाने खाते किसमें, रहते किसमें, ट्रेनिंग किसमें करते हैं, दिन के टाइम कहाँ मिलेंगे, रात के टाइम कहाँ मिलेंगे। सिविलियन कैजुअलिटीज अवॉइड करनी है तो दिन में कौन सी बिल्डिंग को टारगेट करूं, रात को कौन सी बिल्डिंग को टारगेट करूं। अगर दिन में ऑपरेशन का आदेश मिला तो जहां ये ट्रेनिंग करते हैं उस बिल्डिंग में मैक्सिमम कैजुअलिटीज होगी, या अगर रात को आदेश मिला तो उस बिल्डिंग पे अटैक करता हूं जहां ये सोते हैं, वहां मैक्सिमम कैजुअलिटीज होंगी। और बिल्डिंग का नेचर क्या, टीन की छत है, कंक्रीट की दीवारें, कंक्रीट की छत है, टीन की दीवारें, कौन सा एम्यूनिशन यूज करो, कौन सा पेनिट्रेटिंग डिवाइस यूज करो ताकि मैक्सिमम कैजुअलिटीज हो, चीज कोलैप्स हो। इन सब का अध्ययन किया गया, गहन अध्ययन किया गया। आपके एनएसए साहब, डोवल साहब के सानिध्य में कई सारी मीटिंगें हुई। मैं तो भीष्म पितामह कहता ही हूँ
और फिर चीफ ऑफ स्टाफ्स की कई सारी मीटिंगें हुई, कई सारी चीजों को डिस्कस किया गया, सिनेरियोस, टारगेट्स, पैकेजेस, कई सारी चीजों को डिस्कस किया गया, कब लेना है, किसको मारना है, कैसे ठोकना है। और यहाँ पे जो जॉइंट कॉम्स एंड कॉम हुए बड़े जबरदस्त हुए। और पहले हमने जो अटैक किया, पहले राउंड में 2 अटैक एयरफोर्स ने किए, 7 आर्मी ने किए। और मैंने आर्मी के उस कमांडर का इंटरव्यू देखा था, उन्होंने कहा जी एक हमारा जो बंकर था, वो एक जो हमारा अटैकिंग जगह थी, जो हमारा टारगेट था, आधा जमीन के नीचे था। अब आधे जमीन के नीचे वाले को भी आपने आर्टिलरी गन से गिराया। तो 2 एयरफोर्स ने गिराया, भावलपुर और एक और जो आपको अंदर जाना था, बाकी आर्मी ने गिराए। एंड फैंटास्टिक जॉब। और नेवी को आपने पूरा सतर्क कर रखा था, आपके कैरियर बैटल ग्रुप्स मूव कर रहे थे। कोस्ट गार्ड को आपने नेवी के नीचे संरक्षण में डाल दिया, नेवी के कमांड में डाल दिया था। पाकिस्तान के पास कोई इमेजरी नहीं थी, 2 सैटेलाइट थे जो चलते नहीं थे। चाइना वाइना से इमेजरी आती थी, पर जब तक वो इमेजरी आती थी पर वो आउटडेटेड हो गई होती थी, क्योंकि वो कहते थे आपका कैरियर बैटल ग्रुप वहां है, तो कैरियर बैटल ग्रुप 150 नॉटिकल माइल्स हिल गया था, तो इमेजरी पुरानी थी। दे डिडंट हैव द लेटेस्ट इमेजरी। भारत ने पूरा कोऑर्डिनेशन के साथ अटैक किया। भारत ने हर टारगेट को स्टडी किया, टारगेट के लिए क्या यूज किया जाए उसको स्टडी किया। और भारत वाज कंट्रोलिंग द थिंग्स इन सच ए वे ताकि एस्केलेशन को हम कंट्रोल कर सके। अगर एस्केलेशन होगा वो हमारे हाथ में है। फिर पाकिस्तान ने पहले का ऑपरेशन यूज किया, किया, उसमें वो पिटे। फिर उन्होंने वो बुयान मासूद यूज किया, अबली गजवाए हिंद आजम मुल्ला मुनीर, गजवाए हिंद का मौका मिला कर लो। और उन्होंने उम्मत को बोल दिया कि 48 घंटों में दिल्ली का वाट लगा देंगे, दिल्ली को पैक कर देंगे। और 8.5 घंटे में पाकिस्तान भीख मांग रहा था, घुटनों पे आके सब सीजफायर करो, सीजफायर करो, सीजफायर करो। क्यों? क्योंकि इनके जहाज उड़े, वापस आए तो रनवे नहीं थी, वापस आए रनवे नहीं थी। और अस्करदू और जब नूर खान को हिट किया तो दैट डेफिनेटली रिड्यूस देयर एयर पावर। फिर S-400 ने इनके कई सारे जहाज गिरा दिए। फिर हमने इनका F-16 का शेड उड़ा दिया, JF-17 गिराए इनके। मेरा मानना हमने लगभग 18 जहाज गिनाए। अब तक 13-14 का हिसाब तो गवर्नमेंट ने ऑफिशियली इधर उधर से दिया है। मेरा मानना हमने इनके 18 जहाज गिनाए। तो इसलिए ये एयर पावर गया। इनका ISR, जो ISR होता दैट इज द रिकॉग्निशंस कैपेबिलिटी, इनकी हार्डली कुछ नहीं थी। इंडिया की बेस्ट रिकॉग्निशंस कैपेबिलिटी थी, हमें इनका सब चीज पता था। बट कुछ चाइना के स्पाई सैटेलाइट्स हमारे ब्रह्मोस और उन बाकी स्ट्रेटेजिक मिसाइल डिविजन को ट्रैक कर रहे थे। और इनके यहाँ सिस्टम था, एवरीथिंग वाज गोइंग टू वन पर्सन, मुल्ला मुनीर, जो मरियम बंकर में छुपा था। हमारे यहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड स्ट्रक्चर था, एवरीबडी वाज वर्किंग प्रोफेशनली एंड विद मिनिमलिस्टिक कैजुअलिटीज जो हमारी हुई 5 या 6। हमने इनकी ऐसी तैसी कर दी, हमने इनको ठोक दिया। हमने मोबिलाइजेशन की, एयर रिसोर्सेज को यूज किया। इन्होंने 1000 से ज्यादा ड्रोन्स और वेक्टर्स हमारी तरफ एक रात में चलाए, एक भी हमारे एयर शील्ड को पार करके टारगेट पे नहीं लगा। सो पाकिस्तान को ये नहीं पता था जो मैंने अटैक किया कि वो लगा नहीं लगा, दे वर एज्यूमिंग लगा, बट इनके पास कोई इमेजिनरी नहीं थी। जब इनको हमने वापस जवाब दिया तो ये रो पड़े। 9 बजे इन्होंने फोन किया कि DGMO को साहब हमें बात करनी। हमने बोला हम अवेलेबल नहीं, 3 बजे करेंगे। तो 3 बजे तक हमने अपने जो बाकी 4 राउंड ऑफ अटैक्स है वो पूरे कर दिए। अब चौहान साहब कह रहे कि एयर चीफ ने मुझे फोन किया, बोला सर वो सरगोदा पे मैं अटैक करूं या रहने दूं। उन्होंने कहा बिल्कुल कर दो, सरगोदा पे अटैक करो, ठोकाओ सकते। और अटैक अस्करदू पे भी होना था। अस्करदू वो है एयरपोर्ट जहां चाइना अपने जेट्स रखता है। कई बार उन्हें लगता है कि वो भारत की रेंज से बहुत दूर है, तो बोला अस्करदू पे भी अटैक करना था। पर प्रॉब्लम ये है कि वेदर खराब हो गया, अस्करदू नहीं जा पाए। फिर लाहौर के पास एक एयरबेस है, हमने उसको ठोक दिया, बिकॉज दैट वाज अ पार्ट ऑफ द कंटिजेंसी प्लान। अगर अस्करदू नहीं मिलेगा तो यहाँ नहीं मिलेगा। तो डिटेल्ड टारगेट प्रैक्टिस एनालिसिस हो गया था। वी वर रोमिंग इन पाकिस्तान स्काइज एज पर आवर कन्वीनियंस, रडार्स वडार सारे डाउन थे, सब कुछ इनका खत्म हो गया था। तो फिर हमने अपना व्हाट यू कॉल दिस, सो वी अस्करदू कुड नॉट बी डन बिकॉज ऑफ द बैड वेदर। तो हमने वो इसलिए उसको छोड़ दिया। बाकी इनकी साइट्स दुनिया भर का पाकिस्तान को नुकसान किया। नेवी वॉज ऑन द स्टैंड बाई कि जब भी आदेश मिलेगा वहां करेंगे। और पाकिस्तान की नेवी ने अपने जहाज खड़े करके वो बेसों में भाग गए। उन्होंने जहाज खड़े किए और वो बेस में भाग गए कि यार यहाँ मरना नहीं है। तुर्किया का शिप वहां खड़ा था कि जिसे तैयब एर्दोगन सामने खड़ा होकर बचा लेगा। तो चाइना इनके साथ था, PL-15 इनके साथ, HQ-9, HQ-19 जो भी चाइनीज कबाड़ इनके साथ था वो था। तैयब एर्दोगन ने इनकी मदद की, अजरबैजान इनके साथ था, ईरान सपोजिटली इनके साथ था। तो मतलब ये पूरी तैयारी करके आए थे कि
कि भारत को दिखाएंगे, पर भारत ने इनकी वाट लगा ली। दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो मुझे आपको बताने हैं। पहली बात, पाकिस्तान घुटनों पे आया और बोला कि भाई साहब ये युद्ध विराम कर लो। हमने बोला हम तो नहीं करते सर, प्लीज कर दो बिकॉज वी आर फिनिश्ड। तो डीजीएमओ से डीजीएमओ की बात हुई युद्ध विराम। अब सवाल है कि ट्रंप को कैसे पता? भाई ट्रंप को लीक किया पाकिस्तानियों ने, उन्हें थोड़ी खैरात ज़कात चाहिए थी। बोला ट्रंप साहब हम आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, आप ट्वीट कर दो, हमारे खाते में $5-5 मिलियन डाल देना, हमने आपको इन्फॉर्मेशन दी है। तो द इंफॉर्मेशन ऑफ सीज फायर रीच बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान was leaked from Pakistan to Trump so that they can keep him in good books, ताकि ट्रंप की जूते पॉलिश कर सके अच्छी तरह से, इसलिए उन्होंने लीक किया। पहली बात। दूसरी बात, वेयर आई सैल्यूट जनरल चौहान इज ऑन द मक्का एयरलाइंस। आई हैव बीन वरीड ऑन द मक्का एयरलाइंस, और हमारे कुछ रिटायर्ड जनरल साहब हैं कह रहे नो 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 नो, इट इज नथिंग, इट इज नथिंग। तो मैं आपको शुरू से कह रहा था दिस इज ऑलवेज समथिंग, कोट अनकोट। आज जनरल चौहान साहब ने कहा कि this is a grave security concern for India, Makkah Airlines, quote unquote. It's a grave security concern for India. आप ये मान के चलिए this alliance is against India, दो ये कहते हैं डिफेंसिव है, unless and until it clearly specifies India is not the country intended। यानी कि या तो ये क्लियरली बोल दे कि भाई मक्का एयरलाइंस इंडिया इज एक्सेप्शन टू द अलायंस। अगर ऐसा नहीं लिखा है तो ये इंडिया के अगेंस्ट बनाई है। इट हैज ग्रेव सिक्योरिटी कंसर्न्स फॉर इंडिया। ये हमारे सीडीएस साहब जनरल चौहान ने बिल्कुल क्लियरली बोल दिया है। तो इसलिए जो हमारे कुछ जनरल साहब का मानना था कि नो नो इट इज नथिंग, ओ दिस नथिंग, डोंट वरी, ये कुछ नहीं होगा। देखिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम इसमें टेक्नोलॉजी प्रोलिफरेशन का। टेक्नोलॉजी कैन मूव फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर, और अगर टेक्नोलॉजी मूव हो गई दैट विल बी अ बिग बिग प्रॉब्लम देन व्हाट द अलायंस कैन डू। सो चौहान सर, थैंक यू वेरी मच फॉर हाईलाइटिंग दिस ट्रूथ।